हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब सही ना? मस्त चल रहा है कि नहीं? देखो अभी क्या है ना कि इस वीडियो में हम लोग अपना सारा का सारा क्वेश्चन खत्म करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलार में पहुंच जाएंगे बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, बता देता हूं मैं। इसमें 3 क्वेश्चन हैं पहले, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलार के क्वेश्चन में इंटर कर लेंगे। इस वीडियो में वो क्वेश्चन रहेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलार के, फिर आने वाले 2 वीडियोस तक में वो क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है ना? और इसके बाद और फिर इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, जो थर्ड वीडियो होगा इसके बाद वाला थर्ड वीडियो, उसमें आपको कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस, कुछ हार्ड क्वेश्चंस जो देखने को मिलते हैं वो भी हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलार की वीडियोस के साथ साथ। ठीक है ना? मैं हर वीडियो के शुरुआत में बता दूंगा कि कहाँ पे क्या आ रहा है। द न्यूक्लिक एसिड्स आर ब्रोकन इनटू न्यूक्लियोटाइड्स बाय। सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूक्लियेजेस जो होंगे वही बताएंगे, क्योंकि अमाइलेज तो सैकराइड्स के लिए, लाइपेज फैट्स के लिए, और प्रोटीएज प्रोटीन के लिए होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? फंजाई का काइटिन होता है। बिल्कुल होता है, काइटिन में काइटिन होता है। फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। बिल्कुल होता है। एंजाइम लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। ये क्या लिख दिया यार? चलो ठीक है, एटीपी पे आते हैं। न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव होता है। बिल्कुल सही है। एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन होता है। बिल्कुल सही है। आंसर जो है इसका सी होगा ना। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, बिकॉज ये रॉन्गली मैच्ड है। एंजाइम तो प्रोटीन्स होते हैं ना। लिपोप्रोटीन कैसे हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, बिकॉज रॉन्गली मैच्ड पूछ रहा था। आंसर क्या है? सी है 29 का। 30 का देखते हैं। एज टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 3 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी विल। 3 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो 37-38 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा, इसमें ध्यान से देखो। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ 45। देखो, अरे इसको करते हैं ना व्हाइट स्क्रीन पे करते हैं, अच्छा रहेगा। ये 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस मैं मान लेता हूँ। और यहाँ पे हमारा बॉडी टेम्परेचर है, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर जो सूटेबल बॉडी टेम्परेचर है, उस पर कोई भी इंसान अच्छे से काम करेगा। यानी उसका एक्टिविटी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यहाँ होगा, सबसे हाईएस्ट यहाँ होगा। उसके पहले भी घटेगा और उसके बाद भी घटेगा। देखो मैंने यहाँ पे 2 लाइन बना दिया, लेकिन ये एक ही लाइन है। ठीक है ना? ये एक ही लाइन है। ठीक है, ये एक ही इसी ढंग से कैप बना हुआ है। इसका मतलब मोस्ट एक्टिविटी कहाँ पे? इस पॉइंट पे शो हो रहा है, इस पॉइंट पे शो हो रहा है, जो कि इस टेम्परेचर से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर उससे आके कोइंसाइड करता है। इसका मतलब क्या होगा? पहले इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। 31 देखते हैं। विच इंजाइम्स हेल्प इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ? कौन सा इंजाइम ऑयल स्टेन्स को रिमूव करेगा? ऑयल क्या है? फैट है। क्या काम करेगा? लाइपेज काम करेगा। ठीक है, आंसर क्या करेगा? लाइपेज काम करेगा। विच एंजाइम डाइजेस्ट द स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ कैस्टर सीड्स? कैस्टर सीड्स में स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है? कैस्टर ऑयल निकालते हैं ना हम लोग इससे। तो कैस्टर में ऑयल है। ऑयल क्या है? फैट है। और फैट को कौन सा स्टोर्ड मटेरियल कौन सा डाइजेस्ट कर सकता है? लाइपेज कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। कॉटन सीड्स में हम लोग पूछे थे तो हम लोग अमाइलेज आए थे आंसर लेकर के। यहाँ कैस्टर पूछा है, लाइपेज कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन। इसलिए वीडियो थोड़ा सा और लंबा भी जाएगा। हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिया, अभी 7 क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल से देखेंगे। It is said that the elemental composition of living organism and that of inanimate objects like earth crust are similar। ये कहा जाता है कि जो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कंपोजिशन है, एलिमेंटल एलिमेंट्स जितने मौजूद होते हैं हमारे सेल के अंदर या फिर हमारा लिविंग बींग्स के हमारे अंदर, और अर्थ क्रस्ट में जो है वो लगभग सेम है। और ज़्यादातर मेजर एलिमेंट जो होते हैं वो दोनों के अंदर प्रेजेंट है। अर्थ में भी है जो कि एक नॉन लिविंग है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, और हमारे में भी है जो कि हम लिविंग है। देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स? लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा डिफरेंस जो कि एक को लिविंग बनाता है, एक को नॉन लिविंग बनाता है, ये बताना है। तो हमारे अंदर ना एक अच्छा से प्रोपोर्शन मात्रा में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, जो हमें जीवित बनाता है, जो हमारे में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? क्या बताओ? सी हो जाएगा। पानी तो यार, पानी तो यार समझो ना, पानी क्या बोल रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर वाटर इन देयर बॉडी देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये हमें लिविंग बनाता है? नहीं, लिविंग नहीं बनाता, बिकॉज अर्थ के पास भी बहुत ज्यादा पानी है। अर्थ के पास भी 70% पानी है। ठीक है, तो अर्थ कहीं चिल्ला नहीं रहा। हम लोग कितना भी उस पर जूम डालें, कितने भी पेड़ काटें, लेकिन अर्थ चिल्लाता नहीं है। हाँ, भले अभी कोरोना वायरस दिख रहा है, लेकिन अर्थ चिल्ला नहीं रहा। ठीक है। मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कई सारे एलिमेंट हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, या तो फ्री पाए जाते हैं, आइदर फ्री, और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, या तो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नहीं पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो बता रहा है। मैग्नीशियम बिल्कुल पाया जाता है, सोडियम बिल्कुल पाया जाता है, आयरन बिल्कुल पाया जाता है। सिलिकॉन इज द एलिमेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। Third question. Amino acids, as the name suggests, have both amino group and carboxyl group in their structure. Amino acid जैसा नाम बताता है हमें, इसमें अमाइनो ग्रुप भी होगा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप भी होगा। इन एडिशन ऑल नेचुरल अकरिंग अमाइनो एसिड, अगर हम लोग बात करें जितना भी नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स है जो कि प्रोटीन में पाया जाता है, उन सबको हम लोग एल अमाइनो एसिड्स कहते हैं।
इससे हमें क्या पता चलता है? फ्रॉम दिस कैन यू गेस फ्रॉम विच कंपाउंड फ्रॉम विच कंपाउंड सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कैन बी मेड? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जहां से हम लोग सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड को बनाए होंगे इस इंफॉर्मेशन के तहत पे? अगर नहीं भी देता ना यार तो हम बता सकते थे। अमाइनो एसिड को क्या कहते हैं हम लोग? अमाइनो एसिड को हम लोग सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहते हैं, यानी कि मीथेन मॉलिक्यूल में हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर दिए, कई सारे ग्रुप्स को लगा दिए, वही होता है अल्फा अमाइनो एसिड बन जाता है। आंसर हो गया मीथेन हो गया, ठीक है। नहीं भी लिखता उतना ना तो हम लोग आंसर दे देते हैं। फिर से देखो अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, मेनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर नेगेटिवली चार्ज। बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड होता है। बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे कि अमोनियम आयन होता है। लेकिन अमाइनो एसिड जो होता है एक सर्टेन कंडीशन पे आकर के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों ही एक साथ रखता है एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर। तो इस तरह के अमाइनो एसिड्स को क्या कहते हैं हम लोग? इस तरह के अमाइनो एसिड्स को हम लोग ज्विटर आयोनिक फॉर्म कहते हैं। हम लोग उसको कैटायनिक फॉर्म या अनायनिक फॉर्म नहीं कह सकते हैं, उसको हम लोग ज्विटर आयोनिक फॉर्म कहते हैं। और वो ऐसा पीएच जहां पर ये चीज शो होता है उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक कोई इलेक्ट्रिक टर्म नहीं है, ये पीएच के लिए टर्म है, ध्यान रखिएगा। शुगर्स आर टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। शुगर्स को हम लोग मेनली कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। रेफरिंग टू द फैक्ट दैट द फॉर्मूला और ओनली मल्टीपल ऑफ CH2, और यहाँ पे N लिखना चाहिए था, है ना। इस तरह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये देखो क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहने का मतलब क्या हो गया? H2O ऐड कर रहे हैं हम लोग कार्बन में। क्योंकि देखो H2 कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग कहते हैं इसीलिए क्योंकि हम लोग ऐसा दिखाई देता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेट्स है कार्बन का। हेक्सोज जो होता है उसके पास 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोज है। चूज अमंग द फॉलोइंग अनदर हेक्सोज। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई पूछता है इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेक्सोज, तो देखो ये क्वेश्चन जो आपको इतना लंबा चौड़ा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया है, इससे जब नीट में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछेगा, ग्लूकोज इज अ हेक्सोज, विच चूज फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग अनदर हेक्सोज। किसी और एक हेक्सोज को चुनिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है ना ये 3 लाइन, ये बकवास है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ एटम्स तक, ऑक्सीजन एटम्स तक? कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में इसको डालने का, ठीक है ना। इतना राइटिंग कैपेसिटी एनटीए बर्बाद नहीं करने वाला अपना, इसको नहीं लिखेगा, डायरेक्टली नीचे वाला लाइन लिख देगा। आंसर क्या होगा बताओ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आंसर क्या होगा इसका? फ्रुक्टोज हो जाएगा। आंसर क्या होगा? फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर का। When you take cells or tissues pieces and grind them with an acid or in a mortar and pestle, all the small biomolecules dissolve in the acid। देखो किसी भी सेल या टिश्यू पीस को हम लोग जब एक मोटर में एक एसिड लेकर के उसमें पेस्टल लेकर उसको पीस देते हैं, वो जितना भी उसका जो बायोमोलिक्यूल्स होता है, जो छोटे वाले बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे के सारे एसिड में डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन जो पॉलीमर होते हैं, वो प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड्स, वो होते हैं इनसॉल्युबल किसमें? मिनरल एसिड में, यानी कि जो एसिड हमने लिया है, और वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, छन्नी से छन के, कह सकते हैं गाद के रूप में जो होता है ना, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं वो, जो कि पॉलीमर होते हैं। लेकिन जो स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो छनने लायक होते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं, वो एसिड में घुल जाते हैं, ऐसा लगेगा कि वो सॉल्यूशन बना लिए, हम लोग पता नहीं चलेगा वो कहाँ है। द एसिड सॉल्युबल कंपाउंड्स इंक्लूड अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स, स्मॉल शुगर्स, है ना। जो एसिड सॉल्युबल कंपाउंड होता है उसमें अमाइनो एसिड्स दिखाई देंगे हमें, न्यूक्लियोसाइड्स दिखाई देंगे, स्मॉल शुगर्स दिखाई देंगे। When one adds phosphate group to a nucleoside, one gets another acid soluble biomolecule called, ठीक है। आप जरा देखो ये क्वेश्चन कितना फनी क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन यहाँ तक लिखा हुआ है, सॉरी एक्सेट्रा तक जो ये लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉस्फेट, ये वेन से तो सही है, वेन से तो सही है, एक्सेट्रा तो जो यहाँ तक लिखा हुआ है ये क्या है? मैंने इतना समय लगा दिया, 30 से 40 सेकंड लगा दिया इस क्वेश्चन के लिए। अब तो सोचो अगर ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एनटीए छाप दे तो जो 30 सेकंड का क्वेश्चन आपका होना चाहिए था वो क्वेश्चन बढ़ के हो गया 1 मिनट का या फिर 1.5 मिनट का। जो बहुत फास्ट पड़ता है उसके लिए वो 45 सेकंड का हो गया, 15 सेकंड बढ़ गया ना भाई। वो 15 सेकंड में आप एक गोला जो होता है, ओएमआर जो होता है, वो भर लेते। सोचो कितना। देखो अभी मैं समझा रहा हूं तो मैं अपना टाइम दे सकता हूं, बिल्कुल। आप एग्जाम में ऐसा टाइम नहीं दे सकते। क्या लिख रहा है? व्हेन वन एड्स फॉस्फेट ग्रुप टू अ न्यूक्लियोसाइड, साइड में फॉस्फेट ऐड होता है तो एस के बाद टी आता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन के लिए इतना सारा एक ग्रंथ लिख दिया बैठ के पहले, फिर पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कितना इजी क्वेश्चन है, जरा सोचिए। इतना बड़ा जो क्वेश्चन होता है उसको देख के डरना नहीं है। लास्ट में क्या पूछा भाई? इसको मैंने ट्रिक बताया है, एस के बाद टी आता है, एस के बाद टी आता है, इसलिए न्यूक्लियोसाइड पहले आएगा, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड आएगा, और न्यूक्लियोटाइड बाद में आ रहा है इसलिए फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा न्यूक्लियोटाइड में, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ होगा।
और न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या क्या होता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और प्लस फॉस्फेट। तो अगर फॉस्फेट नहीं है न्यूक्लियोसाइड में तो क्या बचा, बेस और शुगर ही तो बचा खाली। तो इसलिए न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है और शुगर होता है न्यूक्लियोसाइड में मौजूद। ठीक है, इनसे हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा, एंजाइटी एग्जाम्पल कैसे लंबा लंबा दिख रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। तो इस तरह से हमारा वीडियो खत्म होता है। टिल देन अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइस एंड स्टे हेल्दी।